में बुखार ठीक करने के लिए नसें काटी जाती थी, खून निकाला जाता था। ये अंतर है आयुर्वेद और एलोपैथी में, और उसमें से एलोपैथी आगे बढ़ी है और आज सिर्फ वहीं पर आके खड़ी है कि दर्द से लड़ना या दर्द को कम करना, इतने में ही उनको सफलता मिली है। इसके अलावा तो उनके पास कुछ नहीं है सफलता के खाने में। अब हमारे पास एक नहीं हजारों लाखों चीजें हैं दुनिया को बताने के लिए। तो हम एक बड़ी चिकित्सा पद्धति के सारे दुनिया में फैलाने वाले प्रसारक रहे हैं, प्रचारक रहे हैं, और सारी दुनिया ने हमसे सीखा है। यूनानी पद्धति एक विकसित हुई है, दुर्भाग्य से हम उसको मुसलमानों से जुड़ा हुआ मान लेते हैं। उसका मुसलमानों से कुछ लेना देना नहीं है। वो यूनान में विकसित हुई, इसलिए नाम उसका यूनानी पड़ गया। यूनानी पद्धति के जितने शोधक हुए हैं, रिसर्चर्स हुए, वो सब ईमानदारी से कहते हैं कि हमने तो सब आयुर्वेद से सीखा है, संस्कृत में से सीखा है, चरक में से सीखा है, बागभट्ट जी के यहाँ से सीखा है, भाव प्रकाश निघंटू में से सीखा है। ईमानदारी से वो कहते हैं इस बात को। और उनके औषधि बनाने के जो तरीके हैं ना, वो तरीके बिल्कुल वही है, बस थोड़ा अंतर इतना ही है, यूनान की आबो हवा के हिसाब से, यूनान की जलवायु और परिस्थिति के हिसाब से भारत के सूत्रों में थोड़ा उन्होंने फेरबदल किया है, बाकी सब वही है। तो दूसरी दुनिया की सबसे बड़ी चिकित्सा पद्धति यूनानी चिकित्सा, वो आयुर्वेद में से निकली। सबसे मूल चिकित्सा तो आयुर्वेद की है, मूल सर्जरी हमारे यहाँ सुश्रुत की है, और नियम वगैरह जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं आज की दुनिया में, वो महर्षि बागभट्ट के अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रहम के। एक मैं रोचक बात आपसे कहना चाहता हूँ, एक अंग्रेजों के दस्तावेज के आधार पर कहना चाहता हूँ, वो ये कि प्लास्टिक सर्जरी जो आज की दुनिया की सर्जरी की आधुनिकतम विद्या है, प्लास्टिक सर्जरी, इसका आविष्कार भी भारत में ही हुआ। सर्जरी का तो हुआ ही है, प्लास्टिक सर्जरी का भी यही आविष्कार हुआ है भारत। और प्लास्टिक सर्जरी में आप जानते हैं, कहीं की त्वचा को काटकर कहीं लगा देना और उसको इस तरह से लगा देना कि पता ही ना चले, ये विद्या सबसे पहले दुनिया को भारत ने दी। मैं आपको पुराने दस्तावेजों के आधार की एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। 1780 में दक्षिण भारत का एक महान व्यक्ति, जिसने देश को आजाद रखने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया, देश की आजादी की रक्षा में, संप्रभुता की रक्षा में उसका पूरा जीवन लगा दिया, उसका नाम हैदर अली। हैदर अली दक्षिण भारत का सम्राट, आज हम जिसको कर्नाटक कहते हैं, कर्नाटक के एक बड़े भूभाग पर हैदर अली का राज्य हुआ करता था। 1780 से 84 के बीच में अंग्रेजों ने हैदर अली पर हमले किए, कई बार हमले किए। तो एक हमले का जिक्र एक अंग्रेज की डायरी में से निकला, वो मैं सुना रहा हूं आपको। एक अंग्रेज आया, उसका नाम था कर्नल कूट, उसने हैदर अली पे हमला किया, और ये 1780 की घटना है। उस हमले में हैदर अली ने अंग्रेजों को परास्त कर दिया। हैदर अली का ये इतिहास रहा कि जब जब अंग्रेजों ने हैदर अली पर हमला किया, हैदर अली ने हर बार अंग्रेजों को हराया। एक बार भी अंग्रेज कभी उससे जीत नहीं पाए, एक बार भी नहीं जीते। हर बार आते थे, हमला करते थे, हार के चुपचाप चले जाते थे। हैदर अली के ऊपर जब बार बार अंग्रेजों के हमले हुए तो हैदर अली को थोड़ा गुस्सा आ गया। तो ये जो कर्नल कूट आया, हमला किया, हैदर अली ने उसको हरा दिया, और चूंकि उसको थोड़ा गुस्सा था अंग्रेजों से, तो उसने कर्नल कूट की नाक काट दी। हमारे भारत में नाक कटना सबसे बड़ी बदनामी होती थी। आप जानते हैं, पूरे रामायण की कहानी नाक कटने की कहानी है। जो सूपड़खा की नाक न कटी होती तो रामायण नहीं होती, और नाक कटना सबसे बड़ी बदनामी है। तो हैदर अली ने गर्दन तो नहीं काटी उसकी, कर्नल कूट की, वो चाहता तो गर्दन काट सकता था, क्योंकि कर्नल कूट पराजित हुआ था। कर्नल कूट अपनी डायरी में लिखता है कि मैं पराजित हो गया, हैदर अली के सैनिकों ने मुझे बंदी बना लिया और हैदर अली के पास मुझे ले गए। हैदर अली सिंहासन पर बैठा था, मैं उसके नीचे चरणों में बैठा था। वो चाहता तो मेरी एक झटके में गर्दन काट देता, लेकिन उसने गर्दन नहीं काटी, मेरी नाक काट दी, और फिर मुझे छोड़ दिया कि जाओ, अब कटी हुई नाक लेके जाओ और सबको बताओ कि तुम्हारी नाक क्यों कटी। तो कर्नल कूट लिखता है कि मुझे घोड़ा दे दिया उसने भागने के लिए, नाक काट के मेरे हाथ में रख दी और कहा भाग जाओ।
तो मैं घोड़े पे बैठ के भागा, भागते 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 एक जगह वो लिखता है मैं बेलगाम में आ गया। बेलगाम आप जानते हैं कर्नाटक का एक जिला। तो बेलगाम में आ गया, तो बेलगाम में एक वैद्य ने मुझे देखा, नाक से खून निकल रहा है, कटी हुई नाक हाथ में है। तो वैद्य ने कहा ये तुम्हारी नाक कहाँ कट गई? तो उसने झूठ बोला और कहा कि पत्थर मार दिया किसी ने। तो वैद्य ने कहा ये पत्थर मारी हुई नाक नहीं है, ये तलवार से काटी हुई नाक है, मैं वैद्य हूं, मैं चिकित्सक हूं, मैं जानता हूं। तो उसने सच बताया कि मेरी नाक काटी गई है। किसने काटी? तुम्हारे राजा ने काटी, हैदर अली ने काटी। क्यों काटी? मैंने युद्ध किया उससे, मैं हार गया, उसने मेरी नाक काटी। तो वो वैद्य कहता है कि अब तुम क्या करोगे? कटी नाक से इंग्लैंड जाओगे, लंदन जाओगे? कहता है जाने की इच्छा तो नहीं है, लेकिन क्या करूं, जाना ही पड़ेगा। तो वो वैद्य इतना दयालु, इतना कृपालु, वो कहता है कि मैं तुम्हारी नाक जोड़ सकता हूं। तो कर्नल कूट कहता है मुझे तो भरोसा ही नहीं हुआ, ये नाक कैसे जुड़ सकती है कटी हुई? मैंने तो सुना नहीं अपनी जिंदगी में कि एक बार शरीर का कोई अंग कट जाए तो वो जुड़ सकता है। तो वैद्य जी कहते मैं जोड़ सकता हूं। तो कर्नल कूट ने कहा जोड़ दो। तो उसने कहा मेरे घर चलो। तो वैद्य जी उसको ले गया और ऑपरेशन किया। उस ऑपरेशन का 30 पन्ने में वर्णन है। वो 30 पन्ने तो नहीं सुना सकता, अंत में सुना रहा हूं। ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया, नाक उसकी जुड़ गई। वैद्य जी ने उसको एक लेप दे दिया बना के और कहा कि ये लेप ले जाओ, रोज सुबह शाम लगाते रहना। वो लेप लेके चला गया। 15-17 दिन के बाद बिल्कुल नाक उसकी जुड़ गई। फिर वो जहाज में बैठ के लंदन चला गया। 3 महीने बाद वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में खड़ा होकर भाषण दे रहा है कर्नल कूट, और सबसे पहला सवाल पूछता है सब अंग्रेजों से, आपको लगता है मेरी नाक कटी हुई है? तो सब अंग्रेज हैरान होके कहते नहीं नहीं तुम्हारी नाक तो कटी हुई बिल्कुल नहीं दिखती। तब वो कहानी सुना रहा ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि मैंने हैदर अली पे हमला किया था, मैं उसमें हार गया, उसने मेरी नाक काटी, फिर भारत में एक वैद्य ने मेरी नाक जोड़ी, और भारत के वैद्यों के पास इतनी बड़ी हुनर है, इतना बड़ा ज्ञान है कि वो कटी हुई नाक को जोड़ सकते हैं। तब उस वैद्य जी की खोज खबर ब्रिटिश पार्लियामेंट में ली गई और अंग्रेजों का एक दल आया और बेलगाम के उस वैद्य को मिला। तो उस वैद्य ने अंग्रेजों को बताया कि ये काम तो भारत के सब गांवों में होता है, मैं अकेला नहीं हूं, ऐसा करने वाले हजारों लाखों लोग हैं। तो अंग्रेजों को हैरानी हुई, कौन सिखाता है आपको? कहने लगे हमारे इसके गुरुकुल चलते हैं, उन गुरुकुलों में सिखाया जाता। फिर अंग्रेज वो गुरुकुलों में गए, वहां उन्होंने एडमिशन लिया, विद्यार्थी के रूप में भर्ती हुए, फिर सीखा। सीखने के बाद इंग्लैंड में जाकर प्लास्टिक सर्जरी उन्होंने शुरू की। और जिन जिन अंग्रेजों ने भारत में प्लास्टिक सर्जरी सीखी है ना, उनकी डायरियां हैं। एक अंग्रेज का मैं बताता हूं आपको, वो कहता है कि जब मैंने पहली बार प्लास्टिक सर्जरी सीखी, जिस गुरु से सीखी वो भारत का विशेष आदमी था और वो नाई था जाति का, उसने मुझे सिखाई सर्जरी। ध्यान देना इस बात पर, जाति का नाई, जाति का चर्मकार, जाति का कोई और, हमारे यहां ये ज्ञान के बड़े पुलिंदे थे, ज्ञान के बड़े पंडित थे। नाई है इस आधार पर किसी गुरुकुल में उसका प्रवेश वर्जित नहीं था, चर्मकार है इसलिए गुरुकुल में प्रवेश वर्जित नहीं था। जाति के आधार पर हमारे यहाँ गुरुकुलों में प्रवेश नहीं हुआ है, और जाति के आधार पर हमारे यहाँ शिक्षा की भी व्यवस्था नहीं है। वर्ण व्यवस्था के आधार पर हमारे यहाँ सब कुछ चलता रहा है। तो नाई भी सर्जन है, चर्मकार भी सर्जन है। और वो अंग्रेज लिखता है कि चर्मकार तो ज्यादा अच्छा सर्जन इसलिए हो सकता है कि उसको चमड़ा सिलना सबसे अच्छे तरीके से आता है। तो शरीर का चमड़ा सिलना हो या जानवर का, बात तो एक ही है। तो हमारे यहाँ ऐसे लोग सर्जरी सीखते रहे। तो एक अंग्रेज कह रहा है कि मैंने जिस गुरु से सर्जरी सीखी, पूना का किस्सा है वो, पूना में जिस गुरु से सीखी वो जात का नाई था। सिखाने के बाद उसने मुझसे एक ऑपरेशन कराया और वो ऑपरेशन का वर्णन है। एक मराठा सैनिक है और ये 1792 की कहानी है। एक मराठा सैनिक है, उसके दोनों हाथ कट गए हैं युद्ध में, और वो उस गुरु के पास आया है कटे हुए हाथ लेकर जोड़ने के लिए। तो गुरु ने वो ऑपरेशन उस अंग्रेज से करवाया जो सीख रहा है, और वो अंग्रेज गुरु के साथ मिलकर बहुत सफलतापूर्वक ऑपरेशन पूरा किया है। और वो अंग्रेज कहता, उसका नाम है डॉक्टर थॉमस क्रूसो। वो अंग्रेज कहता है कि मैंने मेरे जीवन में इतना बड़ा ज्ञान किसी गुरु से सीखा, और इस गुरु ने मुझसे एक पैसा नहीं लिया, फीस नहीं ली। ये मैं बिल्कुल अचंभा मानता हूं, आश्चर्य मानता हूं। और थॉम क्रूसो ये सीख के गया है।
फिर उसने प्लास्टिक सर्जरी का स्कूल खोला और उस प्लास्टिक सर्जरी के स्कूल में फिर अंग्रेज सीखे हैं और अंग्रेजों ने सीख सीख कर फिर दुनिया में फैलाया है। दुर्भाग्य इस बात का है कि सारी दुनिया में प्लास्टिक सर्जरी के उस स्कूल का तो वर्णन है, लेकिन इन वैद्यों का वर्णन अभी तक नहीं आया विश्व ग्रंथों में जिन्होंने अंग्रेजों को प्लास्टिक सर्जरी सिखाई थी। और ये क्यों हम रह गए वंचित? हुआ ये कि 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच में जब सारी दुनिया में ये रिकॉर्डिंग चल रही थी कि किस देश से क्या आया, किस देश ने दुनिया को क्या दिया, इसके लिए सारा भंडारण हो रहा था, ग्रंथालय बन रहे थे। उस समय चूंकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे, इसलिए हम प्रयास नहीं कर पाए और वहां तक पहुंच नहीं पाए। तो अब हमें ये करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल सारी दुनिया में जाकर अपने द्वारा दी गई खोजों को स्थापित कराना पड़ेगा, उनका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जरूरत पड़नी है तो उस पर पेटेंट लेना पड़ेगा और जरूरत पड़ेगी तो वर्ल्ड पेटेंट लेना पड़ेगा, विश्व पेटेंट लेना पड़ेगा। और पूरी दुनिया में इस ज्ञान को स्थापित कराने के लिए मुझे लगता है कि भारत स्वाभिमान से अच्छा दूसरा कोई अभियान नहीं होगा। हम इस काम को सारी दुनिया में कराएंगे। एक और रोचक जानकारी देता हूं चिकित्सा से संबंधित। 1710 के साल में एक अंग्रेज भारत आया, उसका नाम था डॉक्टर ओलिवर। ये भारत में आके कलकत्ता में आया, कलकत्ता में इसने घूमा, बंगाल घूमा और घूमते हुए इसने एक डायरी लिखी है। उस डायरी के पन्ने का एक पैराग्राफ सुनाऊंगा आपको। वो ये कहता है कि मैंने भारत में आकर पहली बार देखा कि चेचक जैसी महामारी को कितने आसानी से भारतवासी ठीक कर लेते हैं। आपको मालूम है 17वीं शताब्दी में सारी दुनिया में एक महामारी फैली थी जिसको चेचक कहते हैं। इसमें एक बड़ी चेचक होती थी, एक छोटी चेचक होती थी। अफ्रीका में लाखों लोग मर गए थे इसके कारण। लैटिन अमेरिका में लाखों लोग मरे थे इस बीमारी से। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के हिस्से में लाखों, शायद करोड़ों भी हो सकते हैं, मरे थे 17वीं शताब्दी के आसपास। ये बीमारी फैली थी, महामारी थी, बीमारी नहीं थी। उस दौरान ये अंग्रेज आया भारत में जिसका नाम था डॉक्टर ओलिवर। वो आया कलकत्ता में, तो वो देखता क्या है कि भारतवासी चेचक की बीमारी को लड़ने के लिए टीका लगाते हैं। और वो कहता है कि मैंने दुनिया में पहली बार देखा। और डॉक्टर ओलिवर का नाम बहुत बड़ा नाम है इंग्लैंड में। इंग्लैंड के लोग उसको बहुत इज्जत से याद करते हैं डॉक्टर ओलिवर को। तो वो कहता है मैंने पहली बार आके देखा भारत जैसे देश में चेचक का टीका लग रहा है। और चेचक का टीका लगाने का उसने अपनी डायरी में वर्णन किया है। तो वो लिखता है कि मैं आया कलकत्ते में 1710 के साल में और मैंने देखा कि भारत में उस समय चेचक की बीमारी सबसे कम है। दुनिया के देशों में सबसे ज्यादा है और यहां सबसे कम है। तो इसने कहा कि मैंने खोजना शुरू किया कि यह बीमारी भारत में सबसे कम क्यों है। तो पता चला हर भारतवासी ने चेचक का टीका लगवा रखा है। तो उसका वो वर्णन करता है कि चेचक का टीका एक सुई जैसी वस्तु से लगाया जाता था और वो 3 दिन में किसी भी व्यक्ति को चेचक के प्रति ताकतवर बनाता था, प्रतिकारक शक्ति उसकी दे देता था। और उसके बारे में वो लिखता है कि 3 दिन टीका लगाकर उस व्यक्ति को थोड़ा बुखार आता था। उसके बुखार को ठीक करने के लिए पानी की पट्टियां रखी जाती थी पेट में। 3 दिन में वो व्यक्ति ठीक हो जाता था। एक बार टीका जिसने ले लिया, जिंदगी भर के लिए वो चेचक से मुक्त हो जाता था। वो कहता है कि इतना अद्भुत टीका मैंने दुनिया में पहली बार देखा भारत में। और ये कहानी है 1710 की। अब आपको एक हैरानी होगी जानकर, अंग्रेजों ने चेचक का टीका लगाना भारत से सीखा। ये डॉक्टर ओलिवर सीख के गया कलकत्ता से, लंदन गया। लंदन में इसने डॉक्टरों की सभा बुलाई और उनको कहा कि आपको मालूम है हम चेचक से मर रहे हैं और भारतवासी चेचक से लड़ रहे हैं, उनके पास टीका है इसका। तो कोई अंग्रेज मानने को तैयार नहीं इसकी बात को। वो कहते हैं कि गप मार रहे हो। तो वो कहता है मेरे खर्चे से सबको लेके चलता हूं। तो दोबारा फिर आया, अपने साथ कई अंग्रेज डॉक्टरों को लेके आया और कलकत्ता के कई इलाकों में घुमाया उनको
और दिखाया कि देखो कैसे घर घर में जाके टीका लगाते हैं चेचक का, और बस एक छोटी सी सुई, उसको मामूली सा चुभाते हैं, बस उतने में ही इम्यूनिटी होती है 3 दिन के अंदर। फिर उन्होंने पूछना शुरू किया कि इसमें है क्या, तो वो कहते हैं, जो भारत में चेचक का टीका लगाने वाले वैद्य हैं ना, वो बताते हैं कि इसमें कुछ नहीं है, जिनको चेचक हो जाती है उनके शरीर का जो पस होता है वो हम निकाल लेते हैं और सुई की नोक के बराबर किसी के शरीर में प्रवेश करा देते हैं और फिर शरीर उसकी इम्यूनिटी धारण कर लेता है। ये सिद्धांत हमारा है जो दुनिया को हमने दिया।